नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी SSC NM 9212 में 7189 के सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी SSC NM 9212 में 7189 के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में कल केस लगा हुआ था, आप लोग जाने कल के बारे में। अब आगे जो तैयारी करनी है, आगे जो रणनीति बनाना है, आगे जो 8 तारीख की केस लगा हुआ है, क्या सुनवाई होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट में याची कौन बन रहा है, कौन बना रहा है, ये विनोद कुमार तिवारी नए अधिवक्ता का क्या रोल है इस केस में, किसके तरफ से किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ अपडेट आप सभी को बताने वाले हैं। अभ्यर्थी गुमराह किए जा रहे हैं, कौन कर रहा है, सब कुछ पूरा डिटेल बताने वाले हैं। तो पूरे वीडियो तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अभ्यर्थियों को गुमराह होने से आप लोग भी बचाने का काम करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच जाए। तो कल आप लोग जान ही गए कि सुनवाई हुआ। सुनवाई मुश्किल से 1 मिनट के अंदर ही चला। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि पारुल शुक्ला जो पूनम द्विवेदी के वकील हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा डेट लेने का प्रयास किया, लेकिन उस प्रयास में कामयाबी नहीं मिली उन्हें। फिलहाल कोर्ट की तरफ से 2 हफ्ते का समय दिया गया उनको रिजवाइंडर दाखिल करने के लिए। अब आइए आप सभी को कुछ दिखाते हैं। यहाँ आप देखें, पारुल शुक्ला ने, ये हम कल दिखाए थे आपको ऊपर वाला, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए। पारुल शुक्ला ने 14/2/2023 को अपना फाइनल किया था आईए के माध्यम से। और यहाँ देखिए पारुल शुक्ला 16/2/2023 को ये वेरीफाई हुआ था इनका केस। और मिस्टर शमशाद जो आयोग के वकील हैं, 6/4/2023 को काउंटर एफिडेविट लगाया था। फिर यहाँ आप देखें तो आईए की तरफ से ये विनोद कुमार ने दाखिल किया है। एक आईए अलग से एप्लीकेशन डाल करके इन्होंने ऐड हुए हैं इस केस में 21/4/2023 को। यहाँ देखिए विनोद कुमार तिवारी हैं 21/4/2023 को। ये 4 और 5, देखिए 4-5 दोनों लिखा हुआ, 2 प्रकार से ये ऐड हुए हैं। इन्होंने वकालतनामा भी 21 तारीख को लगा दिया और 21 तारीख को ही नई आईए के साथ अभ्यर्थियों को और जोड़ने का काम किया। इनके द्वारा कुछ अभ्यर्थियों को ला करके और जोड़ दिया गया। यहाँ देख सकते हैं विष्णु शंकर जैन जो हैं 12 तारीख को अपना वकालतनामा दाखिल किए थे और 19 तारीख को काउंटर एफिडेविट लगाए थे। और ये वकालतनामा 21 तारीख को लगाए हैं विनोद कुमार, और आईए के माध्यम से इन्होंने एप्लीकेशन दाखिल करके और अभ्यर्थियों को जोड़ने का काम किया है। अब बताते हैं कि कौन से अभ्यर्थियों को इन्होंने जोड़ा है और किसके तरफ से ये आए हुए हैं। तो आप लोग जान लीजिए और अभ्यर्थी कौन जुड़ सकते हैं। EWS वाले ही जुड़ सकते हैं। तो EWS के अभ्यर्थियों को ये जो नए अधिवक्ता विनोद कुमार तिवारी हैं, बहला फुसला कर गुमराह करके, एक समझ लीजिए, जो हाई कोर्ट में वकील थे आलोक मिश्रा जी, उनसे मिली भगत होकर के अभ्यर्थियों को गुमराह करके ये आईए के तहत इसमें शामिल हो गए। अब अभ्यर्थियों को याची बनाएंगे और उनसे लूटेंगे पैसा, क्योंकि अब वहाँ भी एक केस दायर हुआ था हाई कोर्ट में, तो वो रद्द हो गया, आलोक मिश्रा की तरफ से करवाया गया था। तो ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। हमारा तो निवेदन यही है, कोई भी अचयनित अभ्यर्थी EWS कैंडिडेट भी है और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो भी आप लोग परेशान ना हों और इनके झांसे में ना आए। केवल पैसा ही बर्बाद होगा, जिनका चयन होना था उनका हो गया। ये आप लोग याची बनेंगे, याची लाभ तो मिलेगा नहीं और ये केस निश्चित रूप से 100% डिसमिस होगा। अभ्यर्थियों को राहत नहीं मिलेगी। 7189 को ही राहत मिलेगी हर हालत में, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट
में केस चल रहा है, EWS मैटर पर ही चल रहा है। और EWS मैटर में जो संविधान में नियम बनाया गया है, जो EWS मैटर का नियम बनाया गया है, धारा है, वो यही कहता है, वो नियम के खिलाफ है ही नहीं। वो इसमें यही किया गया है, धारा 4 में साफ साफ लिखा है, 4 और 6 में, कि EWS की जो सीटें बच जाती हैं, यदि किसी कारणवश कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं तो उसको सामान्य वर्ग में दे दिया जाता है, और आयोग वही किया है। तो इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए हम तो यही कह रहे हैं, जितने भी EWS के कैंडिडेट हैं, याची बिल्कुल ना बने। आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है नए अधिवक्ता के द्वारा, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आलोक मिश्रा हैं, उनका हाथ हो सकता है। तो आप लोग इससे बचें, याची बनने से बचें, क्योंकि आप लोगों से 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार ले करके आप लोगों को याची बना दिया जाएगा, और उससे कोई कुछ लेना देना नहीं है, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा इससे। अब बात करते हैं जो लोग चयनित हैं, जितने भी चयनित कैंडिडेट हैं, आप लोग भी, कुछ लोग आप लोगों को भी गुमराह करेंगे कि हम लोग चल के थर्ड पार्टी बन जाएंगे। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए, थर्ड पार्टी बनने से कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। आप लोग का पैसा भी बर्बाद जाएगा। कोई भी वकील करेंगे थर्ड पार्टी में जा कर के 1.5-2 लाख 3 लाख 4 लाख आपको देना पड़ेगा। तो कहाँ से देंगे, सबसे बड़ी बात ये है। और जो मेन प्रतिवादी बनाया गया है सरकार की तरफ से, जज साहब उन्हीं को सुनते हैं। जब तक उनकी रवैया नहीं होगी, वो फाइनल नहीं करेंगे, आपको कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके वकील ऐसे जाके खड़े रहेंगे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में सेम मैटर था। अभ्यर्थी अपने भी वकील को खड़ा किए थे, और सरकारी भी वकील गए हुए थे, थर्ड पार्टी बन के अभ्यर्थी गए हुए थे। लेकिन भले ही बहस किए अभ्यर्थियों के वकील, लेकिन जज साहब ने कहा कि आपका ओपिनियन क्या है। सरकार के वकील की राय ही ली गई, जैसा सरकार ने बहस किया उसी के अनुसार आर्डर आया। तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं। कोई भी थर्ड पार्टी बनकर यदि सोच भी रहा है तो मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट में आपको जाने से कोई मतलब नहीं है, और हम तो कहेंगे आपका नुकसान ही है। आप लोग जाइए मत, पैसा खर्च होगा। और कोई भी इस तरह से कह रहा है, पैसा मांग रहा है, तो बिल्कुल 1 रुपया किसी को मत दीजिए। आप लोग देंगे, यदि देंगे तो भुगतेंगे। इसलिए किसी को 1 रुपया चंदे के नाम पर कहीं कभी भी नहीं देना है। ये जान लीजिए। आपका केस सरकार लड़ रही है, सरकार लड़ेगी। बस आपको करना क्या है, एकजुटता दिखाना है। मान लीजिए अभी चल रहा है क्या, आचार संहिता, उसके बाद आचार संहिता के बाद आपको एकजुट होना ही पड़ेगा। कभी आप लोगों ने संख्या बल दिखाया नहीं तो ये नौबत ही नहीं आती। यदि संख्या बल 2-4 हज़ार कभी आप लोगों ने दिखाया होता, चाहे गोरखपुर में चाहे लखनऊ में, तो ये नौबत नहीं आती। आज तक इतना नहीं झेलना पड़ता। ये आप लोगों के कारण है ही कि झेला जा रहा है। सभी लोग परेशान हैं, मानसिक उत्पीड़न से झेल रहे हैं। बस कुछ लोग ही सक्रिय हैं। हालांकि ये भी बात सच है कि किसी भर्ती में इतना ज्ञापन नहीं दिया गया होगा जितना इस भर्ती में दिया गया है। तो कुछ ही लोग, 1000, 1500, 2000 लोग ही सक्रिय हैं, और कुछ लोग दूर के होने की वजह से नहीं जा पाते हैं। तो प्रयास अब सबको करना है, चाहे दूर के हों चाहे नज़दीक हों। 13 मई के बाद, 8 मई को सुनवाई है, 13 मई के बाद आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। यदि सुनवाई से राहत मिल जाती है तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल नियुक्ति पत्र के लिए आपको लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। और यदि कुछ नहीं होता है 8 मई को भी, वैसे हमें लगता है कि ये रिजवाइंडर दाखिल करेंगे, उसके बाद 8 मई को ही लिस्टेड होगा, केस फाइनल होगा। कुछ लोग कह रहे हैं ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट है। अरे भाई, 21 को भी कंप्यूटर ही जनरेटेड डेट था और लिस्टेड करवाया गया, सुनवाई हुआ। तो 8 मई को भी पूरा विश्वास है कि सुनवाई होगा। रिजवाइंडर पारुल शुक्ला दाखिल करेंगी, ठीक है। उसके बाद उसी रिजवाइंडर और काउंटर एफिडेविट पर ही सुनवाई होगा, बहस होगा, और उसके बाद जज साहब फैसला करेंगे। फैसला जज साहब के हाथ में है। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, और प्रयास जैसा कि आप लोगों ने किया भी है। तो जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों से हमारी यही गुजारिश है, किसी के गुमराह करने में आप लोग याची बनने का काम ना करें, और ना ही आप लोग किसी को 1 रुपया चंदा दें। नहीं तो आप लोग जान सकते हैं आपका पैसा बर्बाद जाएगा, समय बर्बाद जाएगा, और
केस भी लंबा खींचेगा। इसलिए कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो सरकार चाहेगी वो केस में फाइनल कराएगी। बस दबाव बनाना है तो सरकार के ऊपर दबाव बनाना है, और दबाव अभी सरकार के ऊपर नहीं बनाया जा सकता है। 13 तारीख के बाद आप लोग सक्रिय रहेंगे तो जल्दी काम हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी से एक एक लोगों को जागरूक करना शुरू कर दीजिए कि आप लोगों को 13 तारीख के बाद कुछ बड़ा करना है। सभी से, जो लोग भी अभी सोए हुए हैं, कहीं कभी नहीं गए हैं, उनके पास फ़ोन करिए, कॉल करिए कि अब सोने का समय नहीं है। नहीं तो फिर इधर अगर मई चला गया तो जान लीजिए जून चला जाएगा गर्मी की छुट्टी में। फिर जुलाई में पता नहीं कब डेट मिलेगा, पता नहीं कब क्या होगा। इसलिए मई में आपको बहुत ही सक्रिय होना पड़ेगा। अब आप लोग समझदार हैं, समझ जाइए बात को। धन्यवाद।